रामू, अरे भाई तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो? मैं सीतापुर गांव का रहने वाला हूँ और मेरा नाम शंकर है। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। आज सुबह ही मेरी पत्नी ने मुझसे झगड़ा किया और मुझे खड़ी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया। उसने मुझसे कहा है कि मैं जाकर बहुत सारा धन कमा कर लाऊं। इसीलिए मैं किसी काम की तलाश में अपने घर से निकला हूँ और चलते चलते थक कर इस पेड़ के नीचे बैठ गया। चंद्र नारायण शंकर, मैं देवपुर का प्रसिद्ध ज्योतिषी हूँ। चंद्र नारायण, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गरीबी को दूर करके तुम्हें राजा बना सकता हूँ। शंकर, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? चंद्र नारायण, हाँ शंकर, ऐसा हो सकता है, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। शंकर, कष्ट? कैसा कष्ट? चंद्र नारायण, शंकर, मुझे तुम्हारे हाथों में राजयोग की रेखा बनानी पड़ेगी। शंकर, लेकिन हाथ में ऐसी रेखा किस प्रकार बनाई जा सकती है? ऐसा करने से तुम्हें थोड़ा दर्द तो महसूस होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। ज्योतिषी की बात सुनकर शंकर सोच में पड़ गया और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद वो कहने लगा, शंकर, मुझे आपकी बात मंजूर है ज्योतिषी जी। आप जल्दी से मेरी हथेली पर एक ऐसी रेखा खींच दीजिए। ये सुनकर ज्योतिषी ने अपनी कटार निकाली और शंकर के हाथ में एक राजयोग की रेखा बना दी और फिर बोला, चंद्र नारायण शंकर, अब तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारी किस्मत में राजयोग अब बन चुका है। जल्दी ही तुम किसी देश के राजा जरूर बनोगे। शंकर ने ज्योतिषी को प्रणाम किया और वहाँ से चल दिया। उसके जाने के बाद ज्योतिषी भी देवपुर की ओर निकल गया। शंकर खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ जा रहा था। राजा बनने की खुशी में वो काम ढूंढने की बात तो पूरी तरह से भूल ही चुका था। अब तो वो ये सोच रहा था, शंकर, अब मैं राजा बन जाऊंगा, तब अपने गांव वालों को दिखाऊंगा कि मैं निकम्मा नहीं हूँ। मुझे राजा बना हुआ देखकर मेरी पत्नी पार्वती और बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। इस नगर में जाने से पहले क्यों न मैं इस मंदिर में शीश झुकाता चलूं। ये सोचकर शंकर नजदीक के ही एक मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया और कहने लगा, शंकर, हे प्रभु, मुझ दुखियारे की पुकार सुन लो और मुझे गरीब से राजा बना दो। शंकर भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा था कि तभी दो सैनिक वहाँ पर आए और उससे कहने लगे, सैनिक एक, तुम्हें हमारे महामंत्री जी ने बुलाया है। शंकर, लेकिन क्यों? सैनिक दो, इस प्रश्न का उत्तर तो महामंत्री जी ही देंगे। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शंकर, अच्छा तो फिर चलो। शंकर उन सैनिकों के साथ चल पड़ा। जैसे ही वो मंदिर के आंगन में पहुंचा तो महामंत्री ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और कहने लगा, महामंत्री, आइए हुजूर, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। शंकर मन में, ये महामंत्री मुझे इतना आदर क्यों दे रहा है? ये सब क्या माजरा है? मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंसने वाला हूँ। शंकर को सोच में पड़े हुए देखकर महामंत्री कहने लगा, महामंत्री, हुजूर, आप अपने मन में किसी भी तरह की कोई शंका न रखें। हम तो आपको एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर बैठाने वाले हैं। शंकर, ऊंचा ओहदा? वो कौन सा? महामंत्री, हाँ हुजूर, आज से आप दौलतपुर राज्य के नए राजा होंगे। ये सुनकर शंकर हैरान रह गया और बोला, शंकर, राजा और ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कहीं मैं खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहा? महामंत्री, नहीं हुजूर, ये सपना नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। आज सुबह की ही बात है। दौलतपुर राज्य में हमारे महाराज दौलत सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए इस राज्य के रिवाज के अनुसार राजा की मृत्यु के 2 दिन जो भी परदेसी सबसे पहले इस मंदिर में शीश झुकाता है वही राजा बनता है। और आप पहले परदेसी हैं जिसने हमारी इस प्रथा को पूरा किया है, इसलिए आज से आप हमारे राजा हैं। शंकर मन में, ज्योतिषी ने मेरे हाथ में जो रेखा बनाई थी उसने इतनी जल्दी अपना कमाल दिखा दिया। मैं तो सचमुच राजा बन गया। महामंत्री, हुजूर, आप किस सोच में डूब गए? सोच विचार छोड़िए और हमारे साथ महल में चलिए। वहाँ पर आपका आज ही राज तिलक किया जाएगा। शंकर, हाँ हाँ मंत्री जी, चलिए फिर। मंत्री आदर सहित शंकर को राजमहल में ले जाता है। वहाँ पर शंकर का राज तिलक किया गया। महामंत्री ने सभी को बताया। महामंत्री, नगरवासियों, आज से राजा शैलेंद्र सिंह हमारे नए राजा हैं। भाग्य बदलते ही शंकर अब राजा बन चुका था। साथ ही साथ वो शंकर से अब शैलेंद्र सिंह हो गया था। जब काफी देर हो गई और शंकर अपने घर वापस नहीं लौटा तो पार्वती परेशान हो उठी। पार्वती, हे भगवान, अब मैं उन्हें कहाँ पर ढूंढूं? सारे गांव वालों से उनके बारे में पूछताछ तो कर चुकी हूँ, पर उनका कोई पता नहीं चल रहा। गांव वालों का कहना है कि उन्हें दोपहर को गांव से बाहर जाते देखा था। हे भगवान, वो कहाँ गए होंगे? वो ठीक तो होंगे ना? मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। उधर दूसरी तरफ शंकर, जो राजा बन चुका था, वो सोच रहा था,
शैलेंद्र सिंह, भगवान, जैसे मेरे दिन फिरे हैं वैसे सबके दिन फिरे। अब तो मैं इस राज्य का राजा बनकर यहाँ पर राज करूंगा और अपने गांव कभी वापस नहीं जाऊंगा। कल ही मैं सैनिकों को भेजकर पार्वती और बच्चों को भी यहाँ बुलवा लूंगा। वो तीनों मुझे राजा बना हुआ देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अगर पार्वती और बच्चों को बुलवा लूंगा तो उन्हें देखकर यहाँ के लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि मैं असल में बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। नहीं, मैं उन्हें यहाँ पर नहीं बुलवाऊंगा और अपना पता भी उन्हें नहीं दूंगा। पार्वती ने मेरे ही घर से मुझे निकाल दिया था और मेरा कितना अपमान किया था। वो मेरी पत्नी बनने के लायक ही नहीं। अब मैं तो राजा बन गया हूँ। अब मैं किसी देश की राजकुमारी से विवाह करूंगा। ये सोचकर शंकर ने अपनी आंखें मूंद ली और फिर चैन की नींद सो गया। दूसरे दिन उसने अपने महामंत्री को आदेश दिया, शैलेंद्र सिंह, महामंत्री जी, हम देवपुर के ज्योतिषी चंद्र नारायण को यहाँ पर बुलवाना चाहते हैं। महामंत्री, जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री ने तुरंत ही एक सैनिक को आदेश दिया कि वो देवपुर के लिए रवाना हो जाए और ज्योतिष चंद्र नारायण को यहाँ पर बुलाकर ले आए। वह सैनिक देवपुर पहुंचकर ज्योतिष चंद्र नारायण को मिला और कहने लगा, सैनिक, ज्योतिषी जी, आपको दौलतपुर के राजा शैलेंद्र सिंह ने बुलवाया है। मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको अपने साथ लेकर दौलतपुर वापस आऊं। चंद्र नारायण, दौलतपुर के राजा ने मुझे याद किया है, लेकिन मैं तो उन्हें जानता तक नहीं, फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलवाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ज्योतिष विद्या की कीर्ति उन तक भी पहुंच गई है और वो अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जानना चाहते हो? चंद्र नारायण, यह मौका हाथ से निकल न जाए और तुझे इसे खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सोचकर वो कहने लगा, चंद्र नारायण, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। चंद्र नारायण, अरे शंकर, तू धीरे बोलिए। ज्योतिषी जी, अब मैं शंकर नहीं बल्कि राजा शैलेंद्र सिंह हूँ। चंद्र नारायण, तुम इतनी जल्दी राजा बन जाओगे, ये तो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ज्योतिषी जी, ये तो सब आपकी कृपा का फल है। अगर आपने मेरे हाथों में कटार से वो रेखा नहीं बनाई होती तो आज मेरा भाग्य नहीं बदलता। चंद्र नारायण जी, आपके कारण ही मैं राजा बना हूँ, इसीलिए मैं इनाम के तौर पर आपको हीरे जवाहरातों से लदे हुए 5 हाथी देना चाहता हूँ और इसके साथ ही 10,000 सोने की अशर्फियाँ आपको इनाम में देने की घोषणा करता हूँ। इनाम की बात सुनकर ज्योतिषी बहुत ही खुश हो गया और कहने लगा, चंद्र नारायण, धन्यवाद महाराज, मैं आपकी ये भेंट स्वीकार करता हूँ। शैलेंद्र सिंह, ज्योतिषी जी, आप समय समय पर हमसे मिलते आते रहिएगा, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी होगी। चंद्र नारायण, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ज्योतिषी इनाम लेकर वापस अपने नगर लौट गया। ज्योतिषी के जाने के बाद शंकर मन ही मन सोचने लगा, शैलेंद्र सिंह, अब मैं इस देश का राजा बन गया हूँ, इसीलिए मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे दौलतपुर की सारी प्रजा पर मेरी धाक जम जाए। क्यों न मैं पड़ोसी राजा पर आक्रमण करके उसे हरा दूं और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लूं। ऐसा करने से मेरा राज्य और भी बड़ा हो जाएगा, लोग मेरी और भी वाहवाही करेंगे। यह विचार करके उसने महामंत्री को अपने पास बुलाया और कहने लगा, शैलेंद्र सिंह, महामंत्री जी, हमारे राज्य का सबसे नजदीकी पड़ोसी राज्य कौन सा है और वहाँ का राजा कौन है? महामंत्री, महाराज, हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ सबसे नजदीक का राज्य विजयपुर है और वहाँ पर राजा सुदर्शन का राज है। शैलेंद्र सिंह, महामंत्री जी, सेना को तुरंत युद्ध पर जाने का आदेश दीजिए, हम आज ही युद्ध के लिए कूच करेंगे। महामंत्री, युद्ध महाराज, आप किससे युद्ध करना चाहते हैं? हमारी तो किसी राजा के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, राजा सुदर्शन के साथ तो हमारे दोस्ताना संबंध है। आपसे पहले वाले महाराज दौलत सिंह की तो उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये सुनकर शंकर भड़क उठा और कहने लगा, शैलेंद्र सिंह, महामंत्री जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलवाया कि आप हमें उपदेश दें। राजा आप हैं या हम? महामंत्री, महाराज, राजा तो आप ही हैं और आप ही रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि अभी आप राजनीति में नए हैं, इसलिए राजा सुदर्शन पर आक्रमण करने जैसे गलत निर्णय न लेकर एक बार इस बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिए। मैं ये मानता हूँ कि विजयपुर राज्य हमारे राज्य से छोटा है और राजा सुदर्शन के पास सेना भी हमसे कम है। आक्रमण करने पर उसकी हार और हमारी जीत बिल्कुल पक्की है, लेकिन बिना किसी कारण के राजा सुदर्शन पर आक्रमण करना समझदारी की बात नहीं होगी। शैलेंद्र सिंह, बस बस मंत्री जी, बहुत हो चुका, आपका अपना भाषण बंद कीजिए। हम राजा हैं और राजा एक बार जो फैसला करता है वो उसे कभी नहीं बदलता। युद्ध तो अब होकर रहेगा। जाइए, आप जाकर तुरंत ही सेना को युद्ध पर जाने के लिए तैयार रहने का आदेश दीजिए। महामंत्री, जैसी आपकी इच्छा महाराज, आपको समझाना मेरा फर्ज था और मैंने अपना कार्य पूरा किया है। मैं अभी जाकर सेनापति जी को आपका आदेश सुना देता हूँ। इतना कहकर महामंत्री वहाँ से चला गया।
जब वो सेनापति के पास पहुंचा तो कहने लगा, महामंत्री, सेनापति जी, हमारे राजा शैलेंद्र सिंह आज ही विजय राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। आप जल्दी से जल्दी पूरी सेना को इकट्ठा कीजिए और युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो जाइए। सेनापति, ये महाराज को क्या सूझा मंत्री जी? आपने महाराज को इस आक्रमण के बारे में मना नहीं किया। महामंत्री, सेनापति जी, मैंने महाराज को बहुत समझाया पर वो तो अपनी जिद पर अड़े हैं, इसलिए अब युद्ध के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सेनापति, तो ठीक है महामंत्री जी, आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैं जल्द ही सारे सैनिकों को इकट्ठा करता हूँ और उन्हें युद्ध पर जाने के लिए तैयार करता हूँ। फिर युद्ध पर जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयीं। उसी दिन दोपहर को राजा शैलेंद्र अपनी सारी सेना को लेकर विजयपुर की ओर चल पड़ा। जब राजा सुदर्शन को इस बात की सूचना मिली तो वो सोचने लगा, राजा सुदर्शन, दौलतपुर के नए राजा को ये क्या सूझी? क्या वहाँ के महामंत्री जी ने उन्हें ये नहीं बताया कि हमारा तो उनके राजा के साथ दोस्ताना संबंध है, परंतु जब संकट आ ही गया है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी छोटी सी सेना दौलतपुर की विशाल सेना का मुकाबला कैसे कर सकेगी? खैर, नतीजा तो जो भी हो, हमें तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए। जल्दी ही दौलतपुर और विजयपुर की सेनाएं आमने सामने थीं। कुछ ही घंटों में विजयपुर की छोटी सी सेना युद्ध भूमि में हताहत हो चुकी थी। ये देखकर राजा सुदर्शन सोचने लगा, राजा सुदर्शन, इससे पहले कि मेरी पूरी सेना खत्म हो जाए और दौलतपुर का नया राजा मुझे कैदी बना ले, मुझे उससे पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना दौलतपुर का नया राजा मुझे कैद करके मौत के घाट उतार देगा। यह सोचकर राजा सुदर्शन ने अपना घोड़ा युद्ध भूमि से बाहर की ओर मोड़ लिया। जल्दी ही वो रणभूमि से काफी दूर पहुंच चुका था और सोचने लगा, राजा सुदर्शन, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? राजमहल में महारानी और युवराज दोनों अकेले ही रह गए। मुझे यहाँ से अपने गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में जाना चाहिए, शायद वो ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। वहाँ पहुँचने के बाद ही मैं महारानी और युवराज को उन्हीं के आश्रम में बुलवा लूंगा। राजा ने अपना घोड़ा उनके आश्रम की तरफ मोड़ दिया। थोड़ी ही देर में वो ऋषि के आश्रम में पहुँच गया और फिर ऋषि से कहने लगा, राजा सुदर्शन, प्रणाम गुरुदेव। मतंग ऋषि, बेटा सुदर्शन, तुम यहाँ पर कैसे और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? राजा सुदर्शन, गुरुदेव, दौलतपुर के नए राजा ने विजयपुर पर अचानक हमला कर दिया और अपनी सेना को हारते देखकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। मतंग ऋषि, ये तो बहुत ही बुरा हुआ बेटा। राजा सुदर्शन, गुरुदेव, मैं राजमहल में अपनी महारानी त्रिशला और युवराज को अकेला छोड़कर आया हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु उन दोनों को मौत के घाट उतार दे। मतंग ऋषि, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी अपने किसी शिष्य को विजयपुर महल की तरफ भेजता हूँ और आपके परिवार को यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक बुलवा लूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उसी समय मतंग ऋषि ने अपने एक शिष्य को राजा सुदर्शन के घोड़े पर बिठाकर विजयपुर की तरफ रवाना कर दिया। उधर दूसरी तरफ रणभूमि में महामंत्री कहने लगा, महामंत्री, महाराज, विजयपुर की सारी सेना अब हार चुकी है, अब आपका क्या आदेश है? शैलेंद्र सिंह, महामंत्री जी, राजा सुदर्शन अभी हमारे कब्जे में नहीं आया, इसीलिए उन्हें पकड़ने के लिए जल्द से जल्द राजमहल पर हमला किया जाए। मारकाट मचाते हुए सैनिक उस कमरे में जा पहुंचे जहां पर महारानी त्रिशला और युवराज थे। उन दोनों को बंदी बना लिया गया। सैनिक 3 इन दोनों को गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दिया जाए। संगीत महामंत्री, महामंत्री जी, राजा सुदर्शन नहीं मिले तो क्या हुआ? उनकी पत्नी और उनका बेटा तो हमारी कैद में है। जरूर एक न एक दिन राजा भी हमारी कैद में आ जाएंगे। ये देखते हुए महामंत्री मन ही मन सोचने लगा, महामंत्री, मन में लगता है शैलेंद्र सिंह को राजा बनाकर हमने ठीक नहीं किया। ये तो बहुत ही क्रूर है जो औरतें और बच्चों को भी कैद खाने में रखता है। ठीक उसी समय मतंग ऋषि के शिष्य ने विजयपुर में प्रवेश किया और उसने वहाँ पर लोगों को बातें करते हुए सुना। नागरिक 1, राजा सुदर्शन तो कहीं भागकर छिप गए हैं। नागरिक 2, लेकिन राजा शैलेंद्र ने महारानी त्रिशूला और युवराज को कैद कर लिया है। उनकी बातें सुनकर शिष्य सोचने लगा। शिष्य मन में, यह अच्छा नहीं हुआ। मैं तो यहाँ पर महारानी और युवराज को लेने आया था, परंतु उनको तो दुश्मनों ने कैद कर लिया। अब मेरा महल में जाना बिल्कुल बेकार है। मुझे यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। यह सोचकर शिष्य वहीं से वापस लौट गया। आश्रम में पहुंचकर उसने ये खबर ऋषि और राजा दोनों को दे दी। तब राजा सुदर्शन रोते हुए कहने लगा, राजा सुदर्शन, गुरुदेव, उसने हमारी रानी और हमारे प्यारे बेटे को कैद कर लिया है। ये उसने अच्छा नहीं किया। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ ये अन्याय हुआ? इतना कहकर राजा सुदर्शन फूट फूट कर रोने लगा। तब गुरुदेव ने उसे दिलासा दिया और कहा, मतंग ऋषि, बेटा, तुम धीरज रखो। पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता जरूर है।
एक न एक दिन राजा शैलेंद्र सिंह को उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी। राजा सुदर्शन, गुरुदेव, हमारा तो सब कुछ लुट गया, अब हम कहाँ पर जाएंगे? मतंग ऋषि, बेटा, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम यहीं पर हमारे आश्रम में रहोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, किसी भी तरह से तुम्हें तुम्हारी रानी और बेटे को वापस दिलवाऊंगा। राजा सुदर्शन, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। दूसरी तरफ राजा शैलेंद्र ने विजयपुर में यह घोषणा की, शैलेंद्र सिंह, विजयपुर के वासियों, आज से विजयपुर